हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश सुब्रडिया आपका स्वागत करता हूं। आज लेक्चर 2 में हम अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज का एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज के लेक्चर 1 में उनकी जो भी इंट्रोडक्शन सेशन था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। आज के लेक्चर्स में हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज में जो सम है उनका क्लासिफिकेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं, उनकी परचेज प्राइस से रिलेटेड। उसमें दो चीज है कि अगर कोई सम एग्जांपल ऐसा है जिसमें अगर परचेज प्राइस दिया है तो उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, और दूसरा है कि अगर परचेज प्राइस नहीं दिया है तो फिर उनका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो सम वो है परचेज कंसिडरेशन मेथड। यानी अगर परचेज प्राइस आपके एग्जांपल्स में है, परचेज कंसिडरेशन एग्जांपल्स में दिया है, तो फिर उनका सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड कर देंगे। जयश्री कंपनी लिमिटेड परचेज अ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म on 1st April 2016, the balance sheet of the firm was as under। देखो यहाँ पे ये जयश्री कंपनी लिमिटेड क्या कर रही है, तो किसी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस परचेज कर लेती है, और जिस दिन बिजनेस परचेज किया उस दिन वो वेंडर फर्म्स का जो बैलेंस शीट है वो आपको दिया है। उसके साथ बताया द कंपनी परचेज द बिजनेस विथ फॉलोइंग कंडीशन। बिजनेस परचेज में कौन सी कंडीशन रखी हुई है। सबसे पहली कंडीशन है द कंपनी हैज टू परचेज ऑल असेट्स एंड लिएबिलिटी ऑफ द फर्म। यानी ये जो नई कंपनीज है वो पुरानी फर्म्स की सारी असेट्स और लिएबिलिटीज परचेज कर देगी। सेकंड वन है द कंपनी हैज टू पे 20% मोर फॉर फिक्स एसेट्स। यानी जितनी भी फिक्स एसेट्स है उस उनकी वैल्यूएशन कितना लेना है, 20% ज्यादा लेना है। Whereas the current assets are to be taken over the book value। और जो भी करंट एसेट्स है वो बुक वैल्यू से लेनी है। उसके अलावा अगर कोई एसेट्स है तो उनका जो भी बुक वैल्यू है वो ही लेनी है। The company has to pay purchase consideration of rupees 1,80,000 as under। यानी परचेज कंसिडरेशन यहाँ दे दिया है। कंपनी ये जो बिजनेस कितने में परचेज करती है, 1,80,000। अब बात ये रहती है कि 1,80,000 कैसे पे करना है। परचेज कंसिडरेशन तो हो गया, यानी परचेज प्राइस फिक्स हो गई जो है 1,80,000। अब 1,80,000 कंपनी कैसे पे करेगी, तो उसके लिए बताया 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट a 10% प्रीमियम एंड बैलेंस इन कैश। यानी 1,80,000 पे करने के लिए उनको जो पुरानी फर्म्स है वो फर्म्स को 1000 इक्विटी शेयर देंगे 10% प्रीमियम से, और जो रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो कैश में पे करेंगे, ये बताया। फिर आंसर क्या करना है आपको, तो जनरलाइज द ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग परचेज ऑफ बिजनेस। यानी परचेज ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन है उनकी जनरल एंट्रीज लिखनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। और ये क्वेश्चन को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, उसमें एक चीज और भी लिख सकते हैं, एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, और साथ में एक ऐड जोड़ कर देते हैं, प्रिपेयर बैलेंस शीट। दोनों चीज हमें करनी है, जनरल एंट्रीज भी लिखनी है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। अब लेक्चर 1 में बता दिया था कि परचेज कंसिडरेशन अगर आपके एग्जांपल्स में है तो फिर उनकी जो कैलकुलेशंस है, वर्किंग नॉट्स है, वो कैसे करनी है। और दूसरी चीज एक बता दी थी कि अगर परचेज प्राइस नहीं दिया है तो फिर आपकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो दोनों चीज बताई थी। फिर से आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे परचेज प्राइस बता दिया है कि कंपनी की परचेज प्राइस कितनी है, जो फर्म से उनकी 1,80,000। तो फिर आपको क्या से स्टार्टअप करना है, तो सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि हम यहाँ एक नंबर में लिख देते हैं परचेज प्राइस। चलो, तो ये यहाँ कितनी बताई है, 1,80,000। तो उनकी तो कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, ठीक है। 2 नंबर में हम लिखेंगे परचेज, ये जो प्राइस है यानी परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन पेबल एज अंडर, वो हम कैसे पे करेंगे वो भी लिख देते हैं। यानी 1,80,000 पे करने के लिए कौन से सोर्स का यूज करेंगे, तो इसमें बताया है कि इक्विटी शेयर हमें देना है। क्या देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितने इक्विटी शेयर देने वाले हैं परचेज प्राइस के लिए, बता दिया है कि 1,80,000 पेमेंट के लिए 1000 इक्विटी शेयर देंगे, और उनकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, 10% प्रीमियम है। तो उनकी कैपिटल कितनी होगी, 1000 इक्विटी शेयर देंगे जिनकी फेस वैल्यू 100 है, यानी 1 लाख रुपीज की कैपिटल होगी। और दूसरा इसमें एक सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा क्योंकि हम 10% प्रीमियम से शेयर उसको देने वाले हैं। तो यहाँ पे 1000 शेयर है और 10% प्रीमियम से, उनका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपीज फेस वैल्यूज है तो उनका 10% कितना होगा, 10। तो ये प्रीमियम की अमाउंट कितनी होगी, 10,000।
हो गया। अब एक चीज है कि यहाँ हमारी जो परचेज प्राइस है वो परचेज प्राइस कितनी है, 1,80,000 से। और इसमें ये बताया है कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट्स है वो हमें किस में पे करनी है, कैश में पे करनी है। तो क्या हुआ, देखो 1,80,000 परचेज प्राइस है, हम 1,10,000 रुपीज की शेयर दे रहे हैं, तो कैश में कितनी अमाउंट आएगी, 70,000, यानी 70,000 हम कैश में पे करेंगे। तो इसी तरह आपको कैलकुलेशन कर देनी है। 1 लाख की कैपिटल से 10,000 प्रीमियम से टोटल परचेज प्राइस 180 है, तो 180 में से ये कैपिटल और प्रीमियम डिडक्ट करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट रहे बचती है वो क्या हम कैश में पे करेंगे। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो आगे देखेंगे कि कैसे जाना है थर्ड नंबर की कैलकुलेशन में। तो थर्ड नंबर में हमें लिखना है, अब गुडविल यहाँ दी नहीं है क्योंकि अगर आपके एग्जाम्पल में परचेज प्राइस दिया है तो गुडविल नहीं दी होगी। तो यू हैव टू फाइंड आउट द गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नेट असेट्स होना चाहिए। तो हम एक दूसरी कैलकुलेशन करेंगे नेट असेट्स के लिए। नेट असेट्स का मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे टोटल असेट्स, और टोटल असेट्स टेकन ओवर, यानी जो असेट्स नई कंपनी ने बाय की है वो ही लिखनी है। तो यहाँ हमारे एग्जांपल में साफ बता दिया था कि द कंपनी हैज टू परचेज ऑल द असेट्स एंड लिएबिलिटी, यानी सारी असेट्स और लिएबिलिटीज परचेज कर दी है, तो हमें सारी असेट्स लिखनी है। अब एसेट्स का रिवैल्यूएशन भी दिया होगा, तो एसेट का वैल्यूएशन यहाँ कितना दिया है, जो फिक्स एसेट्स है उसमें 20% मोर वैल्यू लेनी है, और जो करंट एसेट्स है वो आपको बुक वैल्यू से लेनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। असेट्स में सबसे पहले है लैंड बिल्डिंग, उनकी वैल्यू है 70,000। तो देखो एक चीज हम यहाँ लिख देंगे बिल्डिंग, जिनकी वैल्यू है कितनी है, 70,000। अब ये फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स को हमें क्या करना है, 20% मोर वैल्यूएशन लेना है उनका। तो 70,000 का 20% निकालेंगे तो 14,000, तो उनका टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 84,000। ये बिल्डिंग फिक्स एसेट है, 20% मोर वैल्यूएशन करना है, सिंपल। उसके बाद क्या है, मशीनरी 50,000 से, तो वो लिखेंगे मशीनरी। अब देखो मशीनरी भी क्या है, फिक्स एसेट्स है, तो फिर उसमें भी आपको 20% मोर वैल्यूएशन करना है, तो लिए ऐड करेंगे 20% मोर वैल्यूएशन, वो हो जाएगा 10। टोटल कितना होगा, 60,000। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे, वो है स्टॉक। स्टॉक क्या है, करंट एसेट्स है, तो वो जितना है वही देना है, यानी बुक वैल्यू से लिखना है 30,000, तो वो लिखेंगे यहाँ पे स्टॉक 30,000। स्टॉक के बाद क्या लिखना है आपको, तो वो है डेटर्स 25,000, तो वो लिखेंगे यहाँ पे डेटर्स, और वो है 25,000। चलो डेटर्स के बाद देखें तो वो क्या है, अब बिल्स रिसीवेबल, वो है 10,000, तो वो लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल 10,000। वो भी करंट एसेट है, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ऑल दीस आर द करंट एसेट्स, सो वी हैव टू वैल्यू एट अ बुक वैल्यू। उसके बाद देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में नहीं आएगा, तो उनकी भी हमें कुछ बताया नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वो भी हमें बुक वैल्यू से लेना है। तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू भी कितनी है, 10,000 से। और उसके बाद क्या बताया है, बैंक, बैंक यानी बैंक बैलेंस, तो वो भी करंट एसेट्स है, तो बुक वैल्यू से ही हमें लेना है 5,000 बैंक बैलेंस। ये हो गया। तो ये सारी जितनी भी एसेट्स थी वो सारी एसेट्स हमें लेनी है। इसमें एक ही चीज थी कि जो भी फिक्स एसेट्स है उनका वैल्यूएशन 20% मोर लेना है, बाकी सबको बुक वैल्यू से लेना है। अब ये जो भी एसेट्स है उनका टोटल निकाल देंगे तो वो टोटल कितना होगा, यहाँ पे हो रहा है 2,24,000, ठीक है, सारी एसेट्स का वैल्यूएशन का। अब इसमें से एक काम करते हैं, लेस लियाबिलिटीज टेकन ओवर, यानी जो भी लियाबिलिटीज है जो नई कंपनीज ले रही है, तो यहाँ साफ बता दिया है कि ऑल असेट्स एंड लियाबिलिटीज आर टेकन बाय द कंपनी, यानी सारी असेट्स एंड लियाबिलिटीज आपको लेनी है। तो बैलेंस शीट में जितनी भी लियाबिलिटीज है वो नई कंपनी ले लेगी। सबसे पहले कैपिटल, ये लियाबिलिटीज नहीं है। जनरल रिजर्व वो प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग है, वो भी लियाबिलिटीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो इक्विटीज और ऑर्डर को दिया जाएगा, आपको सिर्फ लियाबिलिटीज लिखनी है, याद रखना है। और आपको लियाबिलिटीज और रिजर्व के बीच जो डिफरेंस है वो भी याद रखना है। उसके बाद आया क्रेडिटर्स, वो कितने हैं, 50,000 से, और बिल्स पेबल कितने हैं, 10,000 से। तो ये दोनों लियाबिलिटीज है, तो हम लिख देंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो आगे हमारी कैलकुलेशन में यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स की वैल्यूज क्या थी, तो वो है 50,000 और साथ में एक और भी चीज है वो है बिल्स पेएबल, वो है 10,000। यानी टोटल कुल मिला के बात करें तो वो है 60,000 की लियाबिलिटी। अब आपको क्या करना है कि ये भी जो कि आपकी एसेट्स टेकन ओवर है उसमें से लियाबिलिटीज टेकन ओवर आपको सब्सट्रैक्ट करनी है। तो 2,24,000 माइनस 60,000, तो फिर आपका आंसर होने वाला है 1,64,000। और ये 1,64,000 जो भी है वो क्या हो गया, नेट असेट्स हो गया। ठीक है, चलो तो ये हो गया। देखो आपको स्टेप याद रखना है, परचेज प्राइस दिया तो सबसे पहले लिख दिया। फिर दूसरा ये करना है कि परचेज प्राइस को हम कैसे पे करेंगे, इक्विटी से, डिबेंचर या फिर कैश, जो भी बताया वो। उसके बाद आपको थर्ड नंबर में क्या करना है, नेट एसेट्स निकालनी है। नेट एसेट्स के बाद फोर्थ नंबर में आपकी कैलकुलेशन आएगी गुडविल और कैपिटल रिजर्व की। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए मैंने सामान्य आपको बता दिया था कि अगर आपकी परचेज प्राइस more than net assets है, the difference is called goodwill. If net assets is more than purchase price, the difference is called capital reserve. तो यहाँ देख लेते हैं क्या ज्यादा है। देखो नेट असेट्स है 1,64,000 और यहाँ परचेज प्राइस कितनी है 1,80,000, यानी परचेज प्राइस ज्यादा है। परचेज प्राइस ज्यादा है तो यहाँ क्या मिलेगा, गुडविल मिलेगा। क्या मिलेगा, गुडविल। तो गुडविल की एक फॉर्मूला भी है, परचेज प्राइस माइनस नेट असेट्स। परचेज प्राइस यहाँ पे है आपकी 1,80,000 which are given in the sum, and the net asset here we found we got 1,64,000 and the difference amount is called the goodwill and वो amount क्या रहेगी 180 minus 164 यानी 16,000। तो ये गुडविल है। ठीक है, तो उतना काम आपको कर देना है। सबसे पहले ये सारी चीजें आपको कलेक्ट कर देनी है। परचेज प्राइस जो आपको सम में दिया है, फिर परचेज कंसिडरेशन जो आपको कैसे पे करनी है वो बताया, या रिमेनिंग कैश में बताया था तो वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। नेट एसेट्स निकाल देनी है, फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल देना है। ये सब कुछ करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो जनरल एंट्रीज लिखनी है। तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज के लिए जो भी टेबल्स है वो आपको प्रिपेयर कर देना है, उनका फॉर्मा लिख देना है। जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ जयश्री कंपनी लिमिटेड, फिर आपको ये तो पता होगा डेट, पर्टिकुलर, लीजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट। ठीक है, तो लेक्चर के साथ एक डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ भेजी थी, इसमें बताया था कि आपको सिर्फ अगर बिजनेस परचेज के लिए जनरल एंट्रीज लिखनी है तो यू हैव टू राइट ओनली 2 एंट्रीज। तो इसमें से हम फर्स्ट एंट्रीज लिखेंगे, यहाँ डेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर दे देंगे 1। अब 1 नंबर में कौन सी एंट्रीज लिखनी है, तो विच आर द असेट्स एंड लिएबिलिटीज टेकन ओवर बाय द कंपनी। कंपनी ने जो भी असेट्स और लिएबिलिटीज पेटी से खरीदी है उनकी एंट्रीज लिखेंगे। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट नहीं देखना है, ये एंट्री लिखने के लिए आपको स्टेटमेंट नहीं देखना है। ये एंट्री कहाँ से लिखनी है आपको, देखो ये जो भी जनरल अपने ये वर्किंग नोट्स प्रिपेयर किए वहां से लिखना है। तो ये सारे असेट्स जो हमने बाय किए, और आप सबको पता है कि असेट्स अगर कम्स ऑन बिजनेस है तो हम डेबिट करेंगे, तो ये सारी असेट्स का अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो भी लिएबिलिटीज है वो सारी क्रेडिट करेंगे, और जो डिफरेंस अमाउंट रहेगी वो आपकी परचेज कंसिडरेशन से रिकॉर्ड होगी। कैसे करना है देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री आपको किसके लिए लिखनी है, तो फॉर टेकन ओवर असेट्स एंड लिएबिलिटीज। सबसे पहले बिल्डिंग लिखेंगे, उनकी न्यू वैल्यू 84,000, तो यहाँ आएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, उनकी नई वैल्यूज लिखनी है, वो कितनी है 84,000। उसके बाद सेकंड देखें तो वो क्या है, मशीनरी, वो है 60,000। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड और वो है 60,000। उसके बाद क्या है, एक साथ मैं बता देता हूँ, फिर एक लिखे देंगे। देखो स्टॉक है 30,000, डेटर्स है 25,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 और बैंक बैलेंस है 5,000। वो सारी एंट्री एक साथ लिख देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिटेड और वो कितना है, स्टॉक का 30,000। स्टॉक के बाद दिया है डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, जो भी वर्किंग नोट्स है, वर्किंग नोट से ही आपको ये अमाउंट लिखनी है, आपको स्टेटमेंट से नहीं लिखनी है, ध्यान रखना है आपको। वो है 25,000। डेटर्स के बाद लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और वो अमाउंट कितनी है बिल्स रिसीवेबल के लिए 10,000। और उसके बाद है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या अमाउंट है 10,000 है, तो वो लिख देंगे।
उसके बाद है बैंक बैलेंस अकाउंट, इसीलिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, वो है 5000। यानी सारी असेट्स जो भी ये जनरल आपकी वर्किंग नोट्स में थी यहाँ से लेके यहाँ तक वो मैंने लिख दी। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है कि ये सब कुछ लिखने के बाद अगर देखना है आपकी वर्किंग जो नोट्स है उसमें अगर आपको गुडविल की अमाउंट मिली है तो वो आपको याद रख के लिख देना है। तो यहाँ जो हमने वर्किंग नोट्स बनाई इसमें हमें गुडविल कितनी मिल रही है 16,000, तो साथ में वो भी आपको लिख देना है यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिटेड, और वो कितनी है 16,000। वैसे तो गुडविल सबसे पहले आपको लिखनी चाहिए, लेकिन हम बाद में लिख रहे हैं तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद रह जाता है तो उनको सबसे पहले लिखना है और उसके बाद जितनी भी असेट्स टेकन ओवर है वो लिख देनी है। ये लिखने के बाद अब आपको लिखनी है लियाबिलिटी। तो लियाबिलिटीज में से दो ही लियाबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और उनकी अमाउंट है 50,000 एंड 10,000। तो लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, वो कितना है 50,000 है, और टू बिल्स पेबल अकाउंट वो कितना है 10,000। तो लियाबिलिटीज तो हो गई। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो डेबिट अमाउंट है उनका टोटल करेंगे और इसमें से क्रेडिट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो फिर यहाँ बैलेंस कितना रहेगा आपको पता है 1,80,000। तो फिर ये 1,80,000 क्या है, तो वो है हमारी परचेज प्राइस। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे टू पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं दिया है। अगर कोई नाम दिया है तो वो नाम से वो अमाउंट क्रेडिट करेंगे, और वो अमाउंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वो 180 क्या है परचेज प्राइस है, तो वो लिख देंगे टू पार्टनरशिप फर्म अकाउंट। ठीक है, इसी तरह लिख देंगे। अगर कोई नाम दिया है तो वो लिखेंगे एबीसी फर्म अकाउंट या फिर सत्यम फर्म अकाउंट, जो नाम दिया है वो नाम से अमाउंट क्या लिखनी है परचेज प्राइस। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, जितनी भी एसेट्स आपने ली है जो आपके वर्किंग नोट्स में है वो डेबिट कर देनी है। अगर आपकी वर्किंग नोट में आपको गुडविल मिली है तो वो भी डेबिट करनी है। फिर जितनी भी लियाबिलिटीज आपने ली है वो क्रेडिट करनी है। उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट है वो कितनी रहनी चाहिए, आपकी परचेज प्राइस की जितनी रहनी चाहिए। और ये जो परचेज प्राइस है वो किस नाम से क्रेडिट करना है, तो पार्टनरशिप फर्म से अकाउंट से। ये हो गया सेकंड एंट्री। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये जो भी आपकी परचेज प्राइस है 1,80,000, वो 1,80,000 परचेज प्राइस की जो पेबल एंट्रीज है वो हम लिखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ फिर से आपको लिखना है पार्टनरशिप फर्म अकाउंट डेबिटेड 1,80,000। अब ये 1,80,000 के लिए हम क्या देते हैं परचेज कंसिडरेशन की दौर में, तो देखो यहाँ है कैपिटल जो 1 लाख की है, प्रीमियम 10,000 का है और 70,000 कैश में हम पे करते हैं, तो वो लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो अमाउंट कितनी लिखनी है आपको 1 लाख। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो अमाउंट है 10,000, और बाकी जो है वो लिखेंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट, जो रिमेनिंग आपको पे करना है वो है यहाँ पे कितना था 70,000। हो गया 1,80,000। तो इसी तरह दो एंट्रीज लिखनी है। ठीक है, ये दो एंट्रीज लिखने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है तो फिर आपको लिखना है, अगर नहीं है तो फिर ये एंट्रीज का काम यहाँ फिनिश हो जाता है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट हमारा। देखो कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं है, ये बताया है कि सारी एसेट्स और लिएबिलिटीज लेनी है, यहाँ पे ये बताया कि एसेट्स कैसे लेनी है, यहाँ पे ये बताया कि कंपनी की परचेज प्राइस क्या है, और यहाँ ये बताया है कि परचेज प्राइस को कैसे पे करना है। यानी और कोई नया एडजस्टमेंट नहीं है। नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए आपको हेडिंग में लिखना है, जो भी कंपनी है उनका नाम लिख के लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2016, क्योंकि बैलेंस शीट किस डेट का है, यहाँ पे 31 मार्च है, तो उनके अगले दिन कौन सी डेट आएगी 1 अप्रैल 2021, तो वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट को हमें वर्टिकल फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाना है, उसके लिए जो लेक्चर 1 है उनकी डिस्क्रिप्शन में उनका जो परफॉर्मा है वो हमने दे दिया है, तो वो जाके आपको देख लेना है। तो उसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट लेंगे। पहला हिस्सा इसमें रहता है इक्विटी एंड लियाबिलिटीज। क्या रहता है सबसे पहले, इक्विटी एंड लियाबिलिटीज। ठीक है, ये दो, एक पहला आपका पोर्शन इक्विटी एंड लियाबिलिटीज का। इसमें आपको सबसे फर्स्ट नंबर में लिखना है शेयर कैपिटल।
तो शेयर कैपिटल में जितनी भी डिटेल्स है वो सारी लिख देंगे। हमारे पास यहाँ जनरल एंट्रीज लिखी, उससे एक ही चीज लिखती है कि शेयर कैपिटल एक ही है 1 लाख, वो भी क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। हमें यहाँ लिख देना है इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितनी है 1 लाख रुपीज है, तो वो लिख देंगे यहाँ पे 1 लाख रुपीज, क्योंकि इसमें कोई और अमाउंट नहीं है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 से ज्यादा कोई अमाउंट है तो टोटल करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो हमारे पेड अप कैपिटल है, वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में एंट्रीज के हिसाब से देखें तो एक ही रिजर्व सरप्लस है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वो लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। वो कितना है 10,000 है, इसमें भी एक ही अमाउंट है, वो भी डायरेक्ट लिख देंगे 10,000 जो फाइनल अमाउंट के कॉलम में। और उसके बाद टर्म 3 नंबर्स में रहेगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद क्या आएगा, तो नॉन करंट लियाबिलिटीज आएगी, नॉन करंट लियाबिलिटीज, यानी जो बैंक लोन है, जो लॉन्ग टर्म की जो बोरोड फंड है वो, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो हमने देख लिया यहाँ पे। ये एंट्रीज से पता करना है आपको, ये जो एंट्रीज में जो भी डिटेल्स है वही आपको बैलेंस शीट में लिखनी है। तो एंट्रीज में कहीं बैंक लोन का कोई जिक्र नहीं है, बैंक बैलेंस का है, बैंक लोन जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नॉन करंट लियाबिलिटीज में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद फोर्थ हेडिंग जो है वो है आपका करंट लियाबिलिटीज। तो करंट लियाबिलिटीज में आपको पता है कि सेकंड एंट्रीज में लिखा है, देखो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, वो था करंट लियाबिलिटीज में लिखेंगे हम। तो यहाँ लिख रहे हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स जो कितना है वो 50,000 है, और बिल्स पेबल जो है वो 10,000 है, ठीक है। अभी टोटल नहीं करेंगे उनका, लागू फाइनल में टोटल करेंगे। तो फिर ये यहाँ पे 2-3 लाइन ब्लैंक रख के फिर हमारा नया हेडिंग लिखेंगे, वो है असेट्स। क्या है, असेट्स, ठीक है। 2 हेडिंग है, सबसे पहला हेडिंग होता है इक्विटी एंड लियाबिलिटी, दूसरा होता है असेट्स। असेट्स में भी हम टाइप निकालेंगे, तो इसमें सबसे पहला रहता है आपका जो है वो नॉन करंट असेट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नॉन करंट एंड करंट एसेट्स होता है। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में भी आपको इसमें एक और भी एक पार्ट लगाना है, वो है यहाँ पे हम लिखेंगे पहले टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, यानी फिक्स्ड एसेट लेकिन कौन सी, तो टेंजिबल, ठीक है। चलो फिक्स्ड एसेट टेंजिबल्स में हमारे पास क्या रहेगा, तो हमने जो एंट्रीज लिखी उससे ये पता लगाएंगे कि कौन सी डिटेल्स जो है वो इसमें आएगी। तो ये बिल्डिंग एंड मशीनरी दोनों ही चीज आ सकती है। बिल्डिंग की वैल्यू 84,000 और मशीनरी है 60,000, बाकी सारी करंट एसेट्स है। तो 2 ही एसेट्स आएगी टेंजिबल में, बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे बिल्डिंग। और बिल्डिंग की क्या वैल्यूज है यहाँ पे, जो नई वैल्यूज हमने जनरल एंट्रीज में लिखी है 84,000, और दूसरा क्या है मशीनरी, और मशीनरी की नई वैल्यू है 60,000, ठीक है। तो 2 ही फिक्स एसेट्स है, तो उनका टोटल करके बाहर लिख देते हैं फाइनल कॉलम में। तो वो क्या कितना होगा यहाँ पे, ये 1,44,000 ये हो गया। चलो उसके बाद सेकंड नंबर में आए, तो इसमें आपको लिखना है फिक्स्ड असेट्स, लेकिन अब लिखना है आपको इंटेंजिबल। कौन सी लिखना है, इंटेंजिबल। तो जो भी बैलेंस शीट है इसलिए आपको पता लगेगा कि इंटेंजिबल्स में क्या आएगा, तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो यहाँ गुडविल एक की वैल्यू है 16,000, तो वो लिखेंगे यहाँ पे गुडविल 16,000, गुडविल 16, एक ही वैल्यू है तो डायरेक्टली फाइनल कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। चलो नॉन करंट एसेट्स के बाद सेकंड नंबर में हमें लिखना है करंट असेट्स। तो करंट असेट्स में आप देख लो जो भी है वो लिखेंगे, तो क्या आएगा इसमें, देखो स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट और एक बैंक बैलेंस, वो सारी चीजें कहाँ पे आने वाली है, तो वो करंट असेट्स में आएगी। तो वो लिख देते हैं स्टॉक से लेके इन्वेस्टमेंट तक। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले स्टॉक, क्या है स्टॉक की वैल्यूज, तो वो है 30,000। ये उसके पहले एक काम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी लिखना है, तो करंट असेट से पहले एक काम करते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, फिर बाद में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 3 नंबर में लिख दो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही बताया, तो डायरेक्टली लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे, वो है 10,000, ठीक है, 10,000। अब उसके बाद स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 2 नंबर में
वो हमारा पॉइंट है करंट असेट्स, यानी हेडिंग है, ठीक है। करंट एसेट्स में हम लिखेंगे स्टॉक, फिर क्या था डेटर्स, फिर था बिल्स, रिसीवेबल। स्टॉक की अमाउंट कितनी थी, तो 30,000 है, जनरल एंट्री में आप देख सकते हैं। डेटर्स कितना है, 25,000 से, और बिल्स रिसीवेबल हमारा 30,000 है। ये हो गया, तो ये तीनों है। उसके अलावा कोई है तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तो बिल्डिंग आ गया, मशीनरी आ गया, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स, इन्वेस्टमेंट आ गया। अब बैंक बैलेंस जो है वो आपको लिखना है 5,000, ठीक है, वो लिख रहे हैं। उससे पहले देख लेते हैं गुडविल, तो वो भी लिख दिया, क्रेडिटर्स लिख दिया, बिल्स पेबल लिख दिया। देखो ये पार्टनर्स हम यहाँ 180 से क्रेडिट किया और यहाँ डेबिट किया, यानी ये एंट्री भी हो गई। फिर कैपिटल लिख दिया, कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया। अब ये बैंक, तो बैंक में हम बैलेंस निकालेंगे, बैंक और जो कैश है उनका हमें बैलेंस निकालना है। अब देखो हमने जो नया फॉर्म परचेज किया तो हमें बैंक बैलेंस कितना मिला था, 5,000, यानी 5,000 बैंक बैलेंस था हमारा, ठीक है। और हमने पेमेंट कितना किया, तो ये कैश एंड बैंक अकाउंट पेमेंट किया हमने 70,000, कितना, 70,000। तो अब तो हमारे पास 5,000 ही है और पे कर दिया हमने 70,000, तो यहाँ नेगेटिव बैलेंस हो गया 65,000। तो नेगेटिव बैलेंस है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। तो ये जो बैंक है आपकी 5,000 वो आपको करंट असेट्स में नहीं लिखनी है, लेकिन 5,000 में से हमने 70,000 पेमेंट भी करना है, तो 65,000 बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए लिख देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है तो फिर वो करंट लिएबिलिटीज में चला जाएगा और वो कितना आएगा, 65,000, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5,000 थे और हमने पेमेंट कितना कर दिया है, 70,000 कर दिया है, ठीक है। तो ये टोटल करके अंदर लिख देते हैं, तो कितना होगा 50 + 10 यानी 60 + 65, यानी ये टोटल हो रहा है 1,25,000। अब टोटल कर देंगे फाइनल 1,10,000 और 1,25,000, यहाँ टोटल हो रहा है 2,35,000, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल, जो किसका, इक्विटी लिएबिलिटी। अब देखेंगे असेट्स। असेट्स में करंट असेट्स का पहले टोटल कर देते हैं, तो वो कितना रहेगा, 30, 25 यानी 40 और 25 यानी 65 रहेगा। अब टोटल करेंगे 144, 16,000, 10,000 एंड 65,000 यानी 2,35,000। यहाँ भी लिख देंगे टोटल, तो ये दोनों टोटल इक्वल रहने चाहिए। देखो आ गया 2,35,000, 2,35,000। तो ये बैलेंस शीट का एक परफॉर्मा है, जो लेक्चर 1 की जो डिस्क्रिप्शन है उनमें एक पीडीएफ रखी है, वहां से आपको मिल जाएगा। इसमें और भी क्या क्या एडिशन आएगा। वैसे ये चैप्टर के हिसाब से बहुत ही सिंपल बना दिया है, यानी इसमें जितनी जरूरी है उतनी ही डिटेल्स रखी है, वरना इसमें भी और थोड़ा लेंथी हो सकता है बैलेंस शीट का फॉर्म भी, ठीक है। तो ये काम यहाँ ए एग्जाम्पल का पूरा हुआ, तो उसी तरह आपको सॉल्यूशन करना है। आज जो हमने सब सॉल्व किया वो किसका था, परचेज कंसिडरेशन मेथड, यानी परचेज कंसिडरेशन आपके एग्जाम्पल में थी। अब जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो नेट असेट्स मेथड से लेंगे, यानी परचेज कंसिडरेशन एग्जाम्पल में होगी नहीं, तो फिर आपकी जो नेट असेट्स है वही आपकी परचेज कंसिडरेशन रहेगी। तो वो सब कैसे सॉल्व करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का ये लेक्चर का जो भी काम है वो हम यहाँ फिनिश कर देते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ये जो सॉल्यूशंस है उनकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।